स्टार्ट टुडेज क्लास। लास्ट क्लास हम लोग रिलेशन पढ़ रहे थे। रिलेशन में हम लोग पढ़ लिए कि रिलेशन किसको बोलते हैं। फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट, सेट ए टू सेट बी हम लोग एक रिलेशन बनाते हैं या फिर ऑन ए बनाते हैं। ठीक है, तो रिलेशन फ्रॉम ए टू बी अगर होता है तो हम उसमें ए क्रॉस बी निकालते हैं। ए क्रॉस बी निकालने के बाद क्या करते हैं, उसमें से ऑर्डर पेयर खोजते हैं जो पर्टिकुलर रिलेशन को ओबे करता है। ठीक है, और अगर रिलेशन ऑन ए होता है तो हम ए क्रॉस ए निकाल के उसको हम लोग लिखते हैं। फिर हम लोग पढ़े थे रिलेशन में डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है रिलेशन का। ठीक है, और उसके बाद हम लोग पढ़े थे इनवर्स ऑफ रिलेशन भी पढ़ लिए थे, उसका डोमेन और रेंज। साथ में हम लोग ये भी पढ़ लिए थे कि क्या बोलते हैं उसको, नंबर ऑफ रिलेशंस दैट कैन बी पॉसिबल फ्रॉम ए टू बी। अगर हम टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी हम बात करें तो इट इज कमिंग टू बी 2 to the power mn होता है शायद, है ना। और अगर नंबर ऑफ नॉन जीरो रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी होता है तो इट इज कमिंग टू बी 2 to the power mn -1। तो -1 बाहर में आ जाएगा नॉन जीरो रिलेशंस के बारे में बात करें तो। ये सब हम लोग पढ़ लिए थे लास्ट क्लास में। हाँ, और एक चीज पढ़ रहे थे हम लोग, क्या डोमेन इनवर्स ऑफ ए रिलेशन। इनवर्स ऑफ रिलेशन में हम लोग क्या पढ़े थे, अगर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी होता है तो इनवर्स ऑफ रिलेशन हो जाता है फ्रॉम बी टू ए। तो उसका डोमेन और रेंज क्या हो जाता है, ए का मतलब रिलेशन का डोमेन जो होता है और इसका इनवर्स का डोमेन हो जाता है, रिलेशन का रेंज जो होता है इनवर्स का डोमेन वही हो जाता है। ऐसे रिलेशन का जो डोमेन होता है और इनवर्स का वो रेंज हो जाता है। दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी रेड। चलो आज और कुछ क्वेश्चन करते हैं उसके ऊपर। कुछ क्वेश्चन करने के बाद फिर हम लोग रिलेशन का आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो रिलेशन इनवर्स तक हम लोग पढ़ लिए थे। इनवर्स का कुछ हम लोग प्रॉपर्टी भी पढ़ लिए थे कि क्या क्या इनवर्स का प्रॉपर्टी होता है, कि आर इनवर्स का इनवर्स जो अगर निकालेंगे तो दैट इज कमिंग टू बी आर। ठीक है, ओके। अब चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं, है ना। तो मान लेते ये पहला क्वेश्चन हमको दिया है, इफ दिस वन इज इक्वल टू दिस वन फाइंड ए एंड बी। अगर ये और ये दोनों इक्वल है तो ए और बी का वैल्यू निकालो। तो अगर मैं बात करूं तो ये लेफ्ट हैंड साइड में हम देख रहे हैं ये एक ऑर्डर पेयर है और राइट हैंड साइड में हम देख रहे हैं वो भी एक ऑर्डर पेयर है। तो हमारा दो ऑर्डर पेयर का बारे में बात हो रहा है। दो ऑर्डर पेयर इक्वल है तो इक्वल होने के लिए क्या जरूरी है, उसका पहला एलिमेंट इक्वल होगा और दूसरा एलिमेंट इक्वल हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू ओनली फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलो फटाफट करते हैं हम लोग। फर्स्ट बिट क्या हो गया, a/2 -1 इज इक्वल टू 5/3। खत्म। तो a/2 हो जाएगा हमारा कितना, 5/3 + 1। सो दैट इज मेकिंग इट 8/3। हो गया ना, पहला एलिमेंट के साथ पहला एलिमेंट इक्वल हो गया। अब दूसरा एलिमेंट के साथ दूसरा एलिमेंट इक्वल कर देते हैं। b + 4 दूसरा एलिमेंट है इज इक्वल टू, उधर है कितना 1/3। तो योर b इज इक्वल टू 1/3 - 4। सो दैट मेक्स इट -11/3। तो योर a वैल्यू इज योर 8/3, b वैल्यू इज योर 11/3, -11/3। So for this particular question these are values of a and b. Okay, फर्स्ट बिट के लिए। अब हम अगर सेकंड बिट में आ जाते हैं, सेकंड बिट में हमको बोला क्या है देखते हैं। सेकंड बिट में बोला है कि 2x + y = 3 होना चाहिए। 2x + y = 3। ये पहला इक्वेशन हो गया। फर्स्ट के साथ फर्स्ट को इक्वेट कर दिए, अब दूसरे के साथ दूसरा को इक्वेट कर देंगे। यहाँ पे -3 है, यहाँ पे x + y है। तो योर x + y = -3। तो इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। ये दो इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कर लेंगे तो हमको x और y का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए क्या करूंगा, मैं दोनों को माइनस कर देता हूँ। तो दिस इज माइनस और ये हमारा हो गया प्लस। So this makes it x = 3 + 3 हमारा 6 हो गया। और अगर x का वैल्यू ये दोनों में से किसी में भी पुट कर देते हैं तो हमको y का वैल्यू मिल जाएगा। ओके, therefore 2 × 6 + y = 3 या फिर 12 + y
इज इक्वल टू 3 या फिर y का वैल्यू हो गया हमारा कितना 3 माइनस 12, 3 माइनस 12 हो गया हमारा माइनस 9। तो x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू माइनस 9। ये पहला क्वेश्चन हो गया, सबको समझ में आ गया। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमको क्या बोला है कि अगला क्वेश्चन बोला है कि x माइनस 1 और 5y बिलोंग्स टू a, b बिलोंग्स टू दिया है, एक रिलेशन दे दिया है। रिलेशन का नाम मैं लिख लेता हूं, मान लेते हैं r है रिलेशन, वो दे दिया है क्या a, b such that b is equal to 2a minus 3। इसका मतलब कि ये रिलेशन का अंदर अगर एक ऑर्डर पेयर आएगा, अगर आएगा ए बी, तो वो इस कंडीशन को ओबे करेगा। मतलब b का जगह में जो है वो यहाँ पे आ जाएगा और a का जगह में जो है यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमको सवाल में बोला है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि x माइनस 1 बिलोंग्स टू, इसको बोलता है x माइनस 1 बिलोंग्स टू, इसको मैं r लिख देता हूं। Therefore क्या होगा, तो हम देख रहे हैं कि ये a का जगह में लिखा है x और b का जगह में लिखा है माइनस 1। तो ये क्योंकि इस रिलेशन का एक तो एलिमेंट है, इसका मतलब है कि ये इस कंडीशन को ओबे करेगा। इस कंडीशन को ओबे करेगा का मतलब क्या हो गया कि b का जगह में हम माइनस 1 पुट कर लेंगे और a का जगह में पुट कर लेंगे x। तो क्या बनना चाहिए, माइनस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। माइनस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमको x का वैल्यू मिल जाएगा। तो यू आर गेटिंग व्हाट, माइनस 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 2x। तो यहाँ से हमको मिल गया 2 इज इक्वल टू 2x, या फिर x का वैल्यू हो गया हमारा 1, x इज इक्वल टू 1। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। क्या सभी को समझ में आया क्वेश्चन यहाँ तक? चलो आगे देखते हैं क्या बोला है। और एक एलिमेंट भी दिया है, 5y बिलोंग्स टू a b। बोला है क्या, 5y बिलोंग्स टू a b, क्या उसका नाम में r दे दिया हूं तो r लिख दूंगा। Therefore मतलब ये ऑर्डर पेयर भी इस रिलेशन का अंदर है, रिलेशन का एलिमेंट है। इसका मतलब ये भी इस कंडीशन को ओबे करेगा। तो b का जगह में हमको कितना दिखाई दे रहा है, y। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2a माइनस 3। 2a माइनस 3 मतलब 2 इंटू a का जगह में 5, 2 इंटू 5 माइनस 3, 2 इंटू 5 हो गया 10, 10 माइनस 3 हो गया 7। तो y का वैल्यू हो गया हमारा 7। तो x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 7। ऑल ऑफ यू गॉट इट? हो गया? चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको क्या बोला है देख लो। अगला सवाल बोला है कि ए रिलेशन R on Z। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, R on Z। on Z बोला है, इसका मतलब है कि हमारा जो पहला सेट है यहाँ पे Z होगा और दूसरा सेट भी हमारा Z ही होगा। रिलेशन जो है R on Z बोला है, R is on Z, मतलब ये सेट पे भी Z है, इस पे भी Z है। और रिलेशन हमको क्या दिया है, xy बिलोंग्स टू R। बोला है कि xy बिलोंग्स टू R होगा, इंप्लाइज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 25। क्या बोल रहा है कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 25। इसका मतलब इसके साथ वो चीज कनेक्ट हो पाएगा जिसको दोनों को स्क्वायर करेंगे सम होगा 25। तो हमको बोल रहा है कि फाइंड R इट्स डोमेन एंड रेंज। बोल रहा है कि R निकालो, इसका डोमेन निकालो और इसका रेंज निकालो। R निकालने के लिए बोला, इसका डोमेन निकालने के लिए बोल रहा है और रेंज निकालने के लिए बोल रहा है। तो इन दैट केस हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हाउ टू फाइंड आउट R
देन इट्स डोमेन एंड इट्स रेंज। आर निकालना है, इसका डोमेन निकालना है और इसका रेंज निकालना है, ये तीनों चीज निकालना है। तो देखते हैं कि कैसे करेंगे। हम एक काम करते हैं, z का मतलब क्या होता है, इंटेजर्स, मतलब जितना सारा इंटेजर्स है उसी में से ही हमको लिखना पड़ेगा। मतलब ये सेट में हम लिख सकते हैं कि 0 है, प्लस माइनस 1 है, प्लस माइनस 2 है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 ऐसे सारे हैं। यहाँ पे भी 0 है, प्लस माइनस 1 है, प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, ये सारी चीज इसके अंदर में भरा पड़ा है। ऐसे मैं 2-4 तो लिखा हूँ, ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट हियर। यहाँ पे कितना एलिमेंट है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट हियर। तो देखते हैं कि क्या मिलेगा, कैसे आंसर इसका मिलता है। तो एक काम करता हूँ, वो जो रिलेशन दिया है पहले उसको लिखता हूँ, x² + y² = 25। तो हम एक काम करते हैं, इसमें से y का वैल्यू निकाल लेते हैं। 25 - x² का रूट ओवर प्लस माइनस। अब हम क्या करने वाले हैं, x का एक वैल्यू पुट करने वाले हैं, साथ में y का क्या वैल्यू निकलता है उसको देखते जाएंगे। क्या करेंगे, एक वैल्यू x का पुट करेंगे, साथ में y का क्या वैल्यू निकलेगा वो सब देखते जाएंगे। इसे मान लेते हैं, मैं पहले पुट किया x = 0। अगर x = 0 पुट किया तो y का वैल्यू क्या मिल रहा है देखते हैं। y का वैल्यू क्या मिलेगा बताओ, 25 - 0 25 का रूट ओवर 5, मतलब प्लस माइनस 5, मतलब x 0 होगा y 5 होगा, एक ऑर्डर पेयर हमको मिल गया, और x 0 होगा y -5 होगा, एक ऑर्डर पेयर हमको मिल गया। मतलब कुछ ऐसा 0, 5 एक ऑर्डर पेयर और 0, -5 एक ऑर्डर पेयर। अब अगर मैं लिखूंगा x = 1, if x = 1, तो y का वैल्यू मिल रहा है हमको प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 24, जो कि एक z नहीं है, जो कि एक इंटीजर नहीं है। इसका मतलब ऐसा वैल्यू हम नहीं ले सकते हैं। मतलब अगर x 1 ले लेंगे, 1 किसी के साथ भी कनेक्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि 1 को कनेक्ट होने के लिए इस तरफ चाहिए हमको रूट ओवर ऑफ 24 या -24 का रूट ओवर माइनस रूट अंडर 24। तो ये सब नहीं है इसमें, इसका मतलब ये नहीं हो पाएगा। तो इन दैट केस हमको क्या करना पड़ेगा, इन दैट केस हमको आगे जाके देखना पड़ेगा और क्या एलिमेंट ले सकते हैं। तो अगर मैं 2 लूंगा तो भी मेरे को नहीं मिल रहा है, आई कैन सी हियर। 3 लूंगा तो मेरे को मिल रहा है। तो इफ x = 3, तो हमारा y का वैल्यू जो है ना, ये आ जा रहा है ±4। इसका मतलब है कि 3,4 एक वैल्यू हम ले सकते हैं और 3,-4 एक वैल्यू ले सकते हैं। ये दो ऑर्डर पेयर भी उस रिलेशन को ओबे करता है। चलो अगर आगे देखते हैं कि -3 लेंगे तो क्या होता है। If x = -3, y = सेम थिंग, those are coming, तो ये हो गया हमारा -3,4 एंड -3,-4। तो ये ऑर्डर पेयर हमको मिल गया, x = 3 लेंगे तो और -3 लेंगे तो। ऐसे अगर 5 लेंगे तो होगा, नहीं 4 लेंगे तो भी होगा और 5 लेंगे तो भी होगा। If x = ±4 लिख दूं तो y हमको मिल जाएगा ±3। तो यहाँ से हमको ऑर्डर पेयर मिल गया 4,3 4,-3। उसके बाद -4,3 -4,-3। तो आई होप सभी को समझ में आ रहा है ये सब ऑर्डर पेयर कैसे निकाल रहे हैं हम लोग, है ना। आगे देखते हैं। If x = ±5, हम प्लस माइनस इसलिए लिख रहे हैं कि यहाँ पे x² लिखा है, तो प्लस लिखने से 2 वैल्यू आएगा, माइनस लिखने से भी वही वैल्यू आएगा। सो व्हाट विल गेट y हियर, y = ±0। तो ±0 का कुछ मतलब होता नहीं है, तो इसलिए हम 0 लिख लिए। सो वी आर गेटिंग 50 एंड -50 एज द ऑर्डर पेयर्स। और कोई वैल्यू आगे नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर मैं 5 से ऊपर कोई वैल्यू लेता हूं तो ये रूट ओवर के अंदर में जो चीज है वो नेगेटिव में आ जाएगा, तो वो इंटीजर आ नहीं सकता। दैट मींस वी आर हैविंग दिस मच नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स ओनली।
ये जितना सारे ऑर्डर पेयर हो गया, ये सब हम क्या करेंगे, एक रिलेशन में लिख देंगे, तो वो हो जाएगा हमको जो रिलेशन पूछा है उसका आंसर। तो क्या हो जाएगा अभी आर देखते हैं। देयरफॉर आर इज इक्वल टू, शुरू से जो लिखा है उसी से स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है 0 5 0 -5 0 5 0 -5। उसके बाद हो गया क्या यहाँ पे 3 4 3 -4 3 4 3 -4। उसके बाद हो गया हमारा 4 3 नहीं -3 4 -3 -4 -3 4 -3 -4। उसके बाद हमारा आ गया क्या 4 3 4 -3 4 3 4 -3। then we are having -4 3 -4 -3 and finally we have 5 0, then we are having -5 0। so ये सारे ऑर्डर पेयर हमको मिल रहा है, ये सारे ऑर्डर पेयर हमको मिल रहा है। यहाँ पे जो हम ऊपर में निकाले वही सब चीज यहाँ पे लिख लिए। तो ये हो गया हमारा डोमेन, सॉरी क्या हमारा क्या रिलेशन क्या हो गया वो पता चल गया। फिर हमको बोला है कि इसका डोमेन भी बताओ, इसका रेंज भी बताओ। डोमेन बोलने से x का सारे वैल्यू जो है वो डोमेन होता है, रेंज होता है y के सारे वैल्यू जो है वो रेंज होता है। तो हमारा डोमेन क्या हो जाएगा, फिर इस केस में डोमेन क्या हो जाएगा, x का जो सब वैल्यू आया वो सब डोमेन हो गया। x का वैल्यू 0 आया, ±3 आया, ±4 आया और ±5। दीज आर योर डोमेन। एंड रेंज क्या हो जाएगा हमारा बताओ, रेंज हो जाएगा हमारा सेम वैल्यू आ रहा है फॉर द टाइम बीइंग 0 ±3 ±4 एंड देन फाइनली ±5। ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में ऐसे ही आने वाला है, ये क्वेश्चन में हमारा बाय चांस x और y दोनों का वैल्यू सेम मिल गया। ठीक है, ऑल ऑफ यू गॉट इट। सो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको क्या बोला है, बोला है कि इफ द रिलेशन r ऑन n, अभी बोला है कि रिलेशन जो है नेचुरल नंबर में है। इसका पहला वाला में बोला था क्या इंटीजर में है। अब जो हमको रिलेशन बोला है वो रिलेशन हमारा किस में है, नेचुरल नंबर में है। r ऑन n इज डिफाइंड बाय xy बिलोंग्स टू r। xy बोलने से ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू r होगा। कब होगा, जब x + 2y = 8। इसका मतलब है क्या कि हमारे यहाँ पे नेचुरल नंबर है, यहाँ पे भी नेचुरल नंबर है, इस जगह में नेचुरल नंबर है और इस जगह में भी हमको नेचुरल नंबर ही दिया है। तो हमको बोला है कि ऐसा वैल्यू निकालो x का और y का ताकि x + 2y = 8 हो जाए। तो क्या दिया है कि x + 2y = 8 इतना हो जाए, ये हमको सवाल में बोला है। तो इसमें भी हम वही काम करते हैं ना, क्या करते हैं कि x का वैल्यू निकाल लेते हैं, y का वैल्यू निकालते जाते हैं, या फिर y का वैल्यू लेते हैं, x का वैल्यू निकालते जाते हैं। ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या, अगर x का वैल्यू पुट करके y निकालेंगे तो हमको बाय 2 करना पड़ेगा। चलो कर देते हैं, क्या दिक्कत है उसमें। 2y = 8 - x, ऐसा करते हैं। 2y = 8 - x। इसमें से हमको एक चीज पता चल गया कि x का वैल्यू जो है ऐसा वैल्यू लेना पड़ेगा ताकि इसका डबल हम करेंगे, सॉरी इवन होगा, ये माइनस ये करने से इवन होगा। यही वैल्यू हमको लेना पड़ेगा x का, क्योंकि ये 2y दिया है मतलब ये इवन वैल्यू ही आएगा और आ नहीं सकता। जैसे मान लेते हैं मैं x का वैल्यू 1 ले रहा हूं, तो 8 - 1 7, 2y = 7, तो y का वैल्यू हो जाएगा 7/2। अब 7/2 इज नॉट ए नेचुरल नंबर, हमको क्या करना है, नेचुरल नंबर ही लेना है। तो ये जगह में हमारा 7/2 नहीं है, मतलब अगर x का वैल्यू 1 लिया, यहां से लिया, तो इट शुड बी कनेक्टेड टू 7/2, लेकिन 7/2 वहां पे है नहीं, इसीलिए हम ये x का वैल्यू 1 नहीं ले सकते हैं।
जस्ट लाइक दैट 1 जैसे नहीं ले सकते, 3 भी नहीं ले सकते, 5 भी नहीं ले सकते, 7 ले सकते, ये सब कुछ नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर x का वैल्यू ये सब ले लिए तो फिर 8 - 6 ऑड आ जाएगा, तो 2y = ऑड इज नॉट पॉसिबल। ओके, सो दैट्स व्हाई x का वैल्यू हम लोग नहीं ले सकते हैं ऑड नंबर, तो इवन नंबर देते हैं। नेचुरल नंबर बोला है तो नेचुरल से हम लोग इवन स्टार्ट करेंगे, तो क्या होगा, सबसे पहला 2 लेते हैं, if x = 2, तो y का वैल्यू आ जाएगा कितना, 6/2, 3। if x = 4, y = what we are getting, 4 लेने से 4, 2 हो जाएगा। if x = 6, then y = 8 - 6 2, 2y = 6, मतलब y = 1। Therefore रिलेशन क्या हो जाएगा, हमको ऑर्डर पेयर का फॉर्म में लिखना है, x y x y x y, तो ये x हो गया, ये y हो गया, 2, 3, फिर अगला 4, 2, फिर अगला 6, 1। आई डोंट थिंक इसका आगे और कुछ पॉसिबल है, क्योंकि 6 का आगे हम लेंगे तो 8 लेंगे, 6 का आगे हमारा क्या हो जाएगा, 8 डालेंगे तो 0 हो जा रहा है, 2y = 0, so that is not possible। क्या समझ में आया सबको? चलो अगला सवाल देखते हैं, जस्ट ए मिनट। ओके, हो गया ना। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको क्या बोला है, क्या बोला है कि इफ नंबर ऑफ नॉन जीरो रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, इफ नंबर ऑफ नॉन जीरो रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी is 63 and number of elements in A are 2, find the number of elements in B। So सबसे पहले ये क्वेश्चन में हम लोग ये पता करते हैं कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रिलेशंस बोला है, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रिलेशंस हमको कितना मिलता है, वो हम थ्योरी में पढ़ चुके हैं कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रिलेशंस कितना होता है। तो हम पढ़े हैं कि if set A has m elements and set B has n elements, then number of non-zero relations from A to B is 2 to the power mn minus 1। ये हमको दिया है, मतलब ये हम जानते हैं, थ्योरी में हम पढ़े हैं। सवाल में हमको क्या दिया है कि n ऑफ A, सेट A में हमको कितना एलिमेंट दिया है, 2 एलिमेंट्स। सेट B में हमको कितना एलिमेंट दिया है वो हमको पता नहीं है, ये हमको निकालना है। और नंबर ऑफ नॉन जीरो रिलेशंस दिया है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रिलेशंस इज इक्वल टू 63। नंबर ऑफ नॉन जीरो रिलेशंस इज इक्वल टू 63, ये हमको सवाल में दिया है। तो एक काम करते हैं ना, इस चीज को हम लोग n मान लेते हैं, इस चीज को हम लोग n मान लेते हैं।
m का वैल्यू हमको दे दिया है 2, n का वैल्यू पता करना है और नंबर ऑफ नॉन जीरो रिलेशन 63 दिया है, मतलब 2 टू द पावर mn माइनस 1 इज इक्वल टू सवाल में 63 दे दिया है। m का जगह में हम ले लेते हैं 2, तो 2 टू द पावर 2n माइनस 1 उधर ले लेते हैं, 63 प्लस 1 इज इक्वल टू 64, और 64 मेरे को लगता है 2 टू द पावर 6 होता है, मतलब 2 टू द पावर 2 टू द पावर 2n इज इक्वल टू 2 टू द पावर 6 किया है, मतलब 2n इज इक्वल टू 6, या फिर हम n का वैल्यू निकाल ले तो इट इज कमिंग 3 हियर। क्या सभी को समझ में आ गया? ऑल ऑफ यू गॉट इट? ओके, चलो अगला सवाल देखते हैं। हाँ, और सवाल नहीं है, यहां तक हम कर रहे कुछ सवाल किए हम लोग जो लास्ट क्लास पढ़े थे उसका ऊपर। आज हम लोग चलो कुछ नया टॉपिक पढ़ते हैं, है ना। अब पढ़ते हैं क्या, टाइप्स ऑफ रिलेशन ऑन ए सेट। एक सेट का ऊपर हम अगर रिलेशन का बारे में बात करेंगे तो उसमें क्या होता है। ऑन ए सेट बोला है, ऑन ए सेट का मतलब हो गया क्या, ऑन सेट ए ऑन सेट बी, ऐसा। तो उस केस में हम रिलेशन कैसे निकालते हैं, ए क्रॉस ए निकाल के उसमें से रिलेशन निकालते हैं। तो ऑन सेट ए बोला है मतलब हम ए क्रॉस ए निकालेंगे, ए क्रॉस ए निकालेंगे तो उसमें से हम लोग को क्या करना है, रिलेशन निकालना है। तो रिलेशन जो है क्या क्या टाइप का रिलेशन होता है उसका बारे में हम लोग बात करते हैं। एक हो गया क्या, एम्प्टी रिलेशन, ओके, एक हो गया एम्प्टी रिलेशन और एक हो गया क्या, यूनिवर्सल रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, वो रिलेशन जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं रहता है, वो रिलेशन जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं रहता है। मान लेते हम लोग ऑर्डर पेयर खोजे और हमको एक भी ऑर्डर पेयर नहीं मिला, तो केस में हम क्या बोलते हैं, वो एम्प्टी रिलेशन है। ओके, जैसे मान लेते हैं दे दिया सेट ए हम दे रहे हैं 1 2 3, अब हम बोल रहे हैं कि फाइंड रिलेशन फ्रॉम फाइंड रिलेशन ऑन ए सच दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 55, है ना। ऐसा बोले कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 55। तो ये हो गया हमारा ए सेट, ये फिर से वापस ए सेट 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3। अब हमको क्या करना है, रिलेशन ऑन सेट ए बोला है। क्या बोला है, रिलेशन ऑन सेट ए। तो देखते हैं क्या क्या एलिमेंट लेने से उसका स्क्वायर करेंगे तो हमको मिलेगा 55। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 55। तो ऐसा टाइप का रिलेशन हमको यहाँ पे मिलता नहीं है, एक भी रिलेशन ऐसा हमको नहीं दिखाई देगा, मतलब कोई भी ऑर्डर पेयर हमको मिलेगा नहीं ताकि सम हमारा 55 हो जाए। तो केस में हम क्या बोलते हैं, ये रिलेशन तो हमको दिया है तो लिखना पड़ेगा, और साथ में क्या करेंगे, हम बस ऐसे कर्ली ब्रैकेट करके छोड़ देंगे। इस टाइप का रिलेशन को हम लोग बोलते हैं क्या, एम्प्टी रिलेशन या फिर वॉइड रिलेशन। ठीक है, ऐसे ही एक और रिलेशन देंगे जिसमें ए क्रॉस ए में जितना कोई एलिमेंट है सारे लेना पड़ेगा, तो उस टाइप का रिलेशन को बोलते हैं क्या, यूनिवर्सल रिलेशन। अगर ए क्रॉस ए में सारे एलिमेंट को हमको लेना पड़ेगा तो उस टाइप का केस में हम लोग क्या बोलते हैं, उसको यूनिवर्सल रिलेशन। ए क्रॉस ए का सारे ऑर्डर पे हमको लेना पड़ेगा। ऐसे कुछ रिलेशन दिया होगा, अगर मैं बोल भी देता हूं, मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन से हम बोलते हैं 20, लेस देन 20। तो आप कोई भी किसी के साथ भी किसका ले लो, स्क्वायर करो और सम करो, यू विल गेट लेस देन 20। सो ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स यू हैव टू टेक, सो दैट इज कॉल्ड हमारा यूनिवर्सल रिलेशन। तो एक हो गया हमारा एम्प्टी रिलेशन या फिर वॉइड रिलेशन जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आता है, और एक हो गया हमारा क्या, यूनिवर्सल रिलेशन जिसमें क्या होता है, सारे एलिमेंट आ जाता है ए क्रॉस ए का। और ये दो टाइप के रिलेशन को हम लोग बोलते हैं ट्रिवियल रिलेशंस। ओके, या तो एम्प्टी या फिर वॉइड, इनको ट्रिवियल रिलेशन बोला जाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया सबको? ऑलराइट, तो ये हो गया हमारा
क्या बोलते हैं उसको, एम्प्टी या फिर यूनिवर्सल रिलेशन। देन आ गया हमारा क्या, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन बोलने से अगर मैं उसी का ऊपर एग्जाम्पल दूं तो आइडेंटिटी रिलेशन हम क्या हो जाता है इसमें, R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 1 1 1 हो गया, उसके बाद 2 2 हो गया, उसके बाद 3 3 हो गया। तो ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशन होता है। ऑन ए अगर दिया है A इज इक्वल टू 1 2 3, आइडेंटिटी रिलेशन में हर एलिमेंट जो है अपना साथ रिलेट होगा, हर एलिमेंट अपने साथ रिलेट होगा, तो केस में हम उसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, और ऑर्डर पेयर कुछ नहीं रहेगा, ओनली 1 1 2 2 3 3। अगर सेट ए का ए हमारा 1 2 3 4 होता तो हमारा आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, 1 1 2 2 3 3 4 4, बस ये सब। तो ये आइडेंटिटी रिलेशन है। तो बोल रहा है कि आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, अगर ए बी हमारा रिलेशन में है, ए बी एक ऑर्डर पेयर है और वो रिलेशन के अंदर है, तो ए और बी दोनों सेम होगा, अलग नहीं हो सकता। अलग हो जाएगा अगर, तो फिर उसको आइडेंटिटी रिलेशन नहीं बोलेंगे। ऑल ऑफ यू गॉट इट? ओके, तो यूनिवर्सल रिलेशन हो गया, एक क्रॉस एक्सेप्टर। ठीक है, ये सब समझ में आ गया अभी। तो हम लोग पढ़ लिए एम्प्टी रिलेशन, वो सेट ए में आता है, ए क्रॉस बी में हम लोग ये नहीं पढ़ते हैं, ऑन सेट ए में आता है, ऑन सेट ए। तो उसमें हम लोग एम्प्टी रिलेशन पढ़ेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन पढ़ेंगे, और क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट आ गया क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन ऑन ए। फिर से ऑन एक सेट आ जाता है, ऑन ए सेट, प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन ऑन ए सेट। सेट उसका नाम मान लेते, मैं ए दे देता हूं। सेट ए में हमारा क्या क्या प्रॉपर्टी है इसको पढ़ना है। ओके, तो हम ऑन सेट ए अगर हम निकालते हैं, सेट ए में अगर रिलेशन निकालते हैं, जितने सारे निकलता है रिलेशन, उनमें से कुछ रिलेशन होता है रिफ्लेक्सिव, कुछ होता है सिमेट्रिक, कुछ होता है ट्रांजिटिव, और कुछ रिलेशन ऐसा भी होता है जो सारे को ओबे करता है, मतलब ये सारे चीज हो जाता है। तो उस टाइप का रिलेशन को हम लोग बोलते हैं क्या, इक्विवेलेंस रिलेशन। एक रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो उनको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। अब बात आ गया कि रिफ्लेक्सिव किसको बोलते हैं, सिमेट्रिक किसको बोलते हैं, ट्रांजिटिव किसको बोलते हैं। रिफ्लेक्सिव किसको बोलते हैं, सुन लो। रिफ्लेक्सिव रिलेशन वो होता है अगर R is reflexive if AA belongs to R for all A, ये for all का सिंबल है, ऐसे सिंबल आता है, ऐसे है ना, ऐसे V टाइप का, इसमें बीच में एक तो लाइन होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, for all का जो है ना ये सिंबल हो गया। तो बोलता है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसको बोलते हैं, अगर ऐसा है कि हर एलिमेंट जो है अपना साथ रिलेट होगा, अगर हर एलिमेंट अपने साथ रिलेट होगा तो जाके रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। AA belongs to R, AA belongs to R, तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। फॉर ऑल A belongs to A। अब ये सवाल मन में आएगा कि सर ऐसे टाइप का रिलेशन को तो हम आइडेंटिटी भी बोलते थे, ऐसे टाइप का रिलेशन को हम आइडेंटिटी बोलते थे, क्योंकि यहाँ पे भी हर एलिमेंट अपने साथ रिलेट होगा, 1 1 2 2 3 3 ये सब अपने साथ रिलेट हो गया, तो आइडेंटिटी रिलेशन ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे दिक्कत, सॉरी यहाँ पे क्या है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है कि 1 1 2 2 3 3 तो रहेगा, 1 1 2 2 3 3 तो रहेगा, साथ में 1 2 भी चाहेगा तो आ सकता है, 1 2 भी आ सकता है, 2 3 भी आ सकता है, जबकि आइडेंटिटी में वो नहीं आ सकता, 1 2 नहीं आ सकता, खाली 1 1 2 2 3 3 आएगा। अब दिमाग में यह आएगा कि भाई ये 1 1 1 2 आएगा जो सर बोल रहे हो आप, तो क्या मतलब है इसका, ये क्या मतलब है ना, इस चीज का क्या मतलब है कि 1 1 आ रहा है, 2 2 आ रहा है, ऐसे करके। जैसे सोचो, हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, फिर से हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। सेट ए है
1 2 3 4, मान लेते हैं ऐसे दिया हूं, सेट ए हो गया 1 2 3 4, क्या दिया हूं, सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, और मेरा एक रिलेशन में ऐसे दे रहा हूं, मन में मेरा आया कोई एक रिलेशन देने के लिए, फाइंड a relation on A such that, find relation on A such that x plus y is even, such that x plus y is even। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 ले रहे हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 ले रहे हैं। अब हम देखते हैं कि हमको बोला गया है कि रिफ्लेक्सिव ले क्या चाहिए, AA belongs to R होना चाहिए। AA belongs to R मतलब 1 1 belongs to R होगा। अब मेरा बात मन में आएगा कि 1 1 belongs to R हो रहा है कि नहीं, अब होगा कब, तब होगा अगर ये x है और ये y है, x plus y इवन होगा। तो 1 plus 1 इवन होता है कि नहीं, क्योंकि 1 plus 1 इवन होता है मतलब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। ऐसे ही अगर मैं 2 2 लूं तो 2 2 भी इवन आता है, इसका सॉरी रिफ्लेक्सिव बोला, ये बिलोंग्स टू R हो सकता है, मतलब उस रिलेशन का अंदर ये एलिमेंट भी आ सकता है। 3 3 आ सकता है क्योंकि 3 plus 3 इज अगेन इवन, और 4 4 भी आ सकता है क्योंकि 4 plus 4 इज आल्सो इवन। सो ये रिलेशन 1 1 2 2 3 3 4 4 ये सब आ सकता है रिलेशन के अंडर में, दैट इज व्हाई हम इसको रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। अब देखते हैं, चलो कुछ और भी आ सकता है क्या, 1 3 आ सकता है, 1 3 कैन कम हियर, क्योंकि 1 plus 3 जो है ना वो हमारा इवन हो जाता है, लेकिन स्टिल इट इज इनसाइड दिस रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये भी आ सकता है ये रिलेशन का अंदर। ये चार कंपल्सरीली आना पड़ेगा ये रिलेशन, सॉरी सेट ए में अगर 1 2 3 4 है तो 1 1 ऑर्डर पेयर आना चाहिए, 2 2 ऑर्डर पेयर आना चाहिए, 3 3 और 4 4 ये चार ऑर्डर पेयर आना चाहिए। उसके साथ कुछ और भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, दे शुड कम कंपल्सरीली, और एक्स्ट्रा कुछ आ सकता है। अच्छा सोचो कि इस रिलेशन में मैं अगर मतलब ये क्वेश्चन अगर दिया मैं फाइंड सॉरी A is equal to 1 2 3 4 the relation x plus y is even, या फिर R is a relation on A defined by x plus y is even, और हमें पूछ लिया क्या ये रिफ्लेक्सिव है, बोलोगे हाँ सर ये रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 4 4 ये आ पा रहा है, एक्स्ट्रा आ पा रहा है, एक्स्ट्रा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, दे शुड कम, एक्स्ट्रा के लिए कोई दिक्कत नहीं। अब आगे का बात करते हैं, अगर मैं वो रिलेशन बोल दूं ऐसा x plus y is odd, तो फिर क्या 1 1 belongs to R हो सकता है? नो ऑफ कोर्स, क्योंकि x के जगह में 1 है और y के जगह में 1 है, x plus y मिलने से 1 plus 1 is equal to 2 ऑड नहीं है। तो अगर मैं बोल दूंगा कि वो रिलेशन बनाओ तो उस रिलेशन के अंडर में 1 1 नहीं आ सकता, 2 2 नहीं आ सकता, इसका मतलब R is a relation on A defined by x plus y is even, sorry odd, is not reflexive। अब बात करते हैं सिमेट्रिक का। सिमेट्रिक रिलेशन कब होता है? सिमेट्रिक बोलता है क्या है कि ये रिलेशन R on A is symmetric relation if AB belongs to R, BA belongs to R। ये बोला कि if मतलब अगर ये नहीं है, ए बी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ए बी है तो बी ए भी होना पड़ेगा, अगर ए बी है तो बी ए होना पड़ेगा, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ए बी बिलोंग्स टू आर तो बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। जैसे मैं लेते हैं, मैं उस पे बोला 1 3 बिलोंग्स टू आर है, 1 3 रिलेशन का ऑर्डर पेयर है, तो 3 1 भी होना चाहिए। क्या हो रहा है? 1 3 x का जगह में 1, y का जगह में 3, x plus y is even। तो अगर मैं उसको उल्टा कर दूं 3 1 belongs to R, so 3 और 1 को जोड़ देंगे तो फिर से 4 हो गया। क्या वो इवन है? हाँ इवन है।
इसका मतलब ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है। तो सिमेट्रिक बोलता है क्या, अगर एक्स वाई है तो वाई एक्स होना चाहिए। मैं यहाँ पे ए बी में लिखा हूं, अगर ए बी है तो बी ए बी होना चाहिए, अगर ए बी नहीं है तो बी ए के बारे में हमको बात करना जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा सिमेट्रिक हो गया। हम लोग और कुछ क्वेश्चन इसके ऊपर करेंगे तो समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पहले चीज क्या है पढ़ लेते हैं, है ना। ओके, ट्रांजिटिव क्या होता है? ट्रांजिटिव बोला है कि अगर ए बी है और बी सी है तो फिर सी ए भी होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं 1 3 बिलोंग्स टू आर लिख दिया, 3 3 3 3 3 और 3 किसी के साथ नहीं हो पा रहा। हाँ ठीक है, 3 1 ले लेते हैं, 3 1 बिलोंग्स टू आर, 1 3 बिलोंग्स टू आर हो गया, 3 1 बिलोंग्स टू आर। तो ए बी और ये बी सी, तो फिर 1 1 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तो जाके ट्रांजिटिव होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री, ट्रांजिटिव ऐसे चेक करते हैं। और अगर एक रिलेशन इक्विवेलेंट रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इक्विवेलेंस रिलेशन। रिलेशन व्हिच इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिव ऑल इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। अब समझ में आएगा, ध्यान दो इसका ऊपर, ये सवाल का ऊपर ध्यान दो तो समझ में आएगा। ओके, हम इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, है ना। क्वेश्चन बोल रहा है कि चेक फॉर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिव फॉर द फॉलोइंग रिलेशंस। चेक फॉर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिव फॉर द फॉलोइंग रिलेशंस। ओके, ये 5 तो बिट हो गया है। हम लोग देखते हैं कि ये सब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री, ट्रांजिटिव है कि नहीं। ओके, तो पहला क्या दिया है, इज ब्रदर ऑफ। तो जैसे हम लिखते हैं कि आर is equal to AB such that A, B belongs to A होगा। यहाँ पे on A बोला है ना, on A बोला है सब जगह में, क्योंकि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री, ट्रांजिटिव जो बोलता है on A का बारे में बोलता है। तो ये बोलता है R is equal to, R हो गया रिलेशन, is a set of ordered pair, ये हो गया ordered pair, AB such that AB belongs to A, और साथ में A और B में कुछ ना कुछ रिश्ता दिया होगा। यहाँ पे A और B में क्या रिश्ता दिया है कि A is a brother of B। बोलो क्या रहा है कि A is a brother of B। A is a brother of B। A is a brother of B बोला। अब सवाल है कि ये A कौन और B कौन? A और B कहां से आएगा? बोल रहा है कि ऑन सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स, ऑन सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स। जैसे मैं हूं, कोई और है, कोई और है, कोई और है, ऐसे के बहुत सारे हैं ह्यूमन बीइंग्स है, उनका एक सेट है। जैसे उस सेट का नाम मैं दे दिया A, उसका अंदर में मैं क्या लिख लिया, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके लिख दिया। लेकिन मेरा दिमाग में अभी ये सेट हो जाना चाहिए कि मैं 1 किसको बोल रहा हूं। क्या 1 एक नंबर है, 2 एक नंबर है? नहीं, ये सब नंबर नहीं है। 1 किसी ह्यूमन बीइंग को बता रहा है। जैसे मेरा नाम में 1 लिख दिया, कोई और है उसका नाम में लिख दिया 2, कोई और है उसका नाम में लिख दिया 3। तो इसमें सब कुछ है, मतलब सर सब ह्यूमन बीइंग का नाम ऐसे में रख दिया हूं। तो हमको बोला है कि ऑन ए, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं सेट ए, फिर से दोबारा से सेट ए। तो ऑन ए बोला है मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अच्छा, यहाँ पे कौन है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। क्या ये नंबर्स है? ना ना, ये नंबर्स नहीं है। ये कौन है फिर? ये ह्यूमन बीइंग्स है। ये ह्यूमन बीइंग्स है, किसी ह्यूमन बीइंग्स का नाम में लिख लिया, ये किसी दूसरे सेम सेट को मैं दो बार लिख दिया। अब सवाल है कि मेरे को जो ये पहला बिट में जो रिलेशन दिया है ए आर, उस रिलेशन के अंदर क्या मैं 1, 1 रख सकता हूं? क्या मैं 1, 1 रख सकता हूं?
क्या मैं 2,2 रख सकता हूं? अगर रख सकता हूं, हाँ ये रिफ्लेक्सिव होगा। अगर नहीं रख सकता हूं, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। दिस इज ओनली डिस्कशन, हम ओनली डिस्कशन कर रहे हैं कि ये हो पा रहा है कि नहीं। तो बात है कि अगर 1,1 में रख पाऊंगा, इसका मतलब 1 को 1 के साथ कनेक्ट कर पाऊंगा, 2,2 रख पाऊंगा मतलब 2 को 2 के साथ कनेक्ट कर पाऊंगा। अब बात है कब कनेक्ट करूंगा? अगर A इज ए ब्रदर ऑफ B बोला है, 1 किसी का नाम है, ये 1 भी उसी का नाम है, क्या कोई आदमी अपना भाई हो सकता है? हाँ या ना बोलना पड़ेगा। क्या कोई आदमी अपना भाई हो सकता है? अगर हो सकता है तो 1,1 रख पाऊंगा, 2,2 रख पाऊंगा, 3,3 रख पाऊंगा। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ऑफ कोर्स, क्योंकि कोई आदमी अपना भाई नहीं हो सकता, तो आई कैन नॉट कीप 1,1 एंड 1,1 अगर मैं नहीं रख पाया, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब बात करते हैं कि रिलेशन सिमेट्री है कि नहीं। ये रिलेशन सिमेट्री है कि नहीं उसके बारे में बात करते हैं। तो मान लेते हैं मैं कर रहा हूं 1,3 लिख दे रहा हूं। मैं इस रिलेशन के अंदर 1,3 लिख दे रहा हूं। जब मैं रिलेशन के अंदर 1,3 लिखा, इसका मतलब मैं ये मान लिया कि 1 और 3 कनेक्टेड है। 1 और 3 कनेक्टेड है मान लिया, इसका मतलब क्या है कि 1 इज ए ब्रदर ऑफ 3, मैं ये मान लिया। 1 इज ए ब्रदर ऑफ 3 मान लिया। अरे उसी लिए तो लिख पाया यहाँ पे, क्योंकि ये बोल रहा है कि ब्रदर ऑफ होने से ही लिखो, यहाँ पे नहीं होने से मत लिखो। तो अगर 1 इज ए ब्रदर ऑफ 3 में लिख दिया, तो अब सवाल है कि क्या मैं 3,1 लिख सकता हूं? अगर लिख पाऊंगा, हाँ ये हो गया रिफ्लेक्सिव, सॉरी सिमेट्रिक। नहीं लिख पाऊंगा तो नहीं होगा। तो अगर 1 3 का भाई है तो 3 1 का भाई है क्या? हाँ या ना जल्दी से बोलो। 1 अगर 3 का भाई है तो 3 1 का भाई है क्या? हाँ, हमको लगता है भाई है, लेकिन कोई जरूरी है नहीं। हो सकता है ये हो गया लड़का और ये हो गया लड़की। हो सकता है 1 इज ए बॉय एंड 3 इज ए गर्ल, तो 1 इज ए ब्रदर ऑफ 3 होगा, 3 इज ए ब्रदर ऑफ 1 होगा नहीं। नॉट गारंटेड, श्योर नहीं हूं मैं। इसका मतलब ये सिमेट्री नहीं है। बोलोगे सर हो भी सकता है, हाँ हो भी सकता है, लेकिन अगर एक केस नहीं होने वाला आ गया तो फिर हम उसको सिमेट्री नहीं बोलेंगे, क्योंकि सिमेट्री बोल रहा है क्या? अगर ये है तो दूसरा वाला 100% आना चाहिए। सो इट इज नॉट सिमेट्री। क्या सभी को समझ में आ गया सिमेट्री नहीं है बोल के? रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्री हुआ नहीं। अब ट्रांजिटिव देखते हैं। मान लेते हैं 1 इज ए ब्रदर ऑफ 3 दे दिया है और 3 इज ए ब्रदर ऑफ, मान लेते हैं 5 दे दिया, 3 इज ए ब्रदर ऑफ 5। तो ट्रांजिटिव बोलता है क्या? अगर 1 3 का भाई है, 3 5 का भाई है, तो 1 5 का भाई होना पड़ेगा। तो 1 इज ए ब्रदर ऑफ 3, 3 इज ए ब्रदर ऑफ 5। 1 इज ए ब्रदर ऑफ 3, 3 इज ए ब्रदर ऑफ 5। थोड़ा लॉजिक को समझोगे। 1 इज ए ब्रदर ऑफ 3 बोला है, 3 इज ए ब्रदर ऑफ 5 बोला है, मतलब 3 पक्का अभी लड़का ही होगा, क्योंकि 3 इज ए ब्रदर ऑफ 5 में बोल रहा हूं। मैं उसको छोड़ दे रहा हूं, वो बोला पहला बिट जो छोड़ा था उस बिट को, मतलब सॉरी इसका पहले जो सिमेट्री का मैंने बोला था उसका पर ध्यान मत देना। फिर हो गया, वो एग्जांपल ले लिया। अभी मैं दूसरा एग्जांपल लेके दिखा रहा हूं। 1 इज ए ब्रदर ऑफ 3, अब 3 जब मैं 3 इज ए ब्रदर ऑफ 5 बोल रहा हूं तो 3 अब लड़की नहीं हो सकता, 3 लड़का ही हो सकता है। लेकिन 5 का पर गारंटी नहीं, 5 लड़का हो सकता है, लड़की हो सकता है। यहाँ पे मैं, क्योंकि ये सिमेट्री सॉरी ट्रांजिटिव बोलता है कि AB और BC होना चाहिए। अगर AB और BC है, अगर है तो मैं मान लिया अगर ऐसा है 1 इज ए ब्रदर ऑफ 3, 3 इज ए ब्रदर ऑफ 5। यू विल गेट कंफ्यूज, इसलिए मैं 3 को हटा देता हूं। मैं 3 का जगह में कुछ और लिखता हूं, 1 2 2 5। ओके 1 2 2 5, क्योंकि बोलोगे सर उसमें 3 में लड़की लड़का बोले तभी नहीं बोले हो। 2 5, तो 1 is a brother of 2, 2 is a brother of 5। 1 is a brother of 2, 2 is a brother of 5। जब मैं 2 बोल दिया
ब्रदर ऑफ 5, तो 2 मस्ट बी ए बॉय। तो ये बॉय है, गारंटेड है, तो वही सेम है यहाँ पे, ये बॉय है, ये इसका ऊपर कोई गारंटी नहीं है, ये लड़की भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है 5 का ऊपर। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 1 इज ए ब्रदर ऑफ 5? 100% बोल सकता हूँ या कुछ डाउट है? 1 इज ए ब्रदर ऑफ 5, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? 1 इज ए ब्रदर ऑफ 2 बोल दिया, मतलब 1 2 का भाई है, 2 5 का भाई है, तो क्या 1 5 का भाई होगा या नहीं होगा? क्या कुछ डाउट है? दिस इज डे टू डे लाइफ रिलेशन है, बोल सकते हैं। कम ऑन स्पीक अप, क्लियर, जल्दी होगा भाई। 1 इज ए ब्रदर ऑफ 2 है, 2 इज ए ब्रदर ऑफ 5 है, तो 1 इज ए ब्रदर ऑफ 5 होगा ना? अरे ये मान लेते इसका भाई है, ये 2 का भाई है, 2 5 का भाई है, तो ये 5 लड़का हो या लड़की हो क्या फर्क पड़ता है? तो 1 तो लड़का ही है ना, तो 1 इज ए ब्रदर ऑफ 5, सो 1 5 हमारा आ गया। इसका मतलब ये रिलेशन जो है ना ट्रांजिटिव हो गया। तो अगर हम बात करेंगे पहला बिट के लिए, रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव हुआ, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, सॉरी रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, सिमेट्री हुआ, ट्रांजिटिव नहीं, रिफ्लेक्सिव भी नहीं हुआ, सिमेट्री भी नहीं हुआ, ट्रांजिटिव खाली हुआ। तो अगर मैं R लिख लूं रिफ्लेक्सिव के लिए, T लिख लूं सिमेट्रिक के लिए, और सॉरी S लिख लूं सिमेट्रिक के लिए, और T लिख लूं ट्रांजिटिव के लिए, तो हमारा क्या होता है? पहला बिट जो देखा उसमें हम लोग का क्या हो गया? बिट ए रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, सिमेट्री हुआ, ट्रांजिटिव हो गया, बिट ए खत्म। अब बिट बी देखते हैं। बिट बी में देखते हैं क्या हो रहा है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है कि नहीं। बोला है कि इज ब्रदर ऑफ वन सेट ऑफ ऑल मेल्स। अभी जो ह्यूमन बीइंग्स में दिया था ना थोड़ा देर पहले, अभी वो मेल्स हो गया। तो ये तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं हो रहा था, सिमेट्री अभी हो जाएगा। क्यों? ऐसे सिमेट्री नहीं हुआ था ना, सॉरी क्या लिख रहा हूं मैं, ये सिमेट्री भी नहीं हुआ था, ट्रांजिटिव हो गया था। तो यहाँ पे ये सिमेट्री भी हो जाएगा, क्योंकि ये लड़की नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे खाली मेल्स बोल दिया है। तो ये सिमेट्री हो गया, ट्रांजिटिव तो हो ही रहा है, जैसे पिछला बिट में हम लोग देखे थे। ए बी हो गया, सी देखते हैं। सी क्या बोला है? इज फादर ऑफ ऑन सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स। इज फादर ऑफ ऑन सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स। बताओ कोई आदमी अपना बाप हो सकता है क्या? इज एनीवन विल बी ए फादर ऑफ इटसेल्फ? नहीं हो सकता। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्री के बारे में बात करेंगे तो अगर ऐसा बोल दिया है कि 1 इज ए फादर ऑफ 3, अगर हमको ऐसा बोल दिया कि 1 इज ए फादर ऑफ 3, तो क्या 3 इज ए फादर ऑफ 1 हम बोल सकते हैं? 1 अगर 3 का बाप है, पिताजी है, तो 3 इज ए फादर ऑफ 1 बोल सकते हैं क्या? हाँ कि ना? जल्दी से बोलो। नहीं होगा ना। अगर 1 इज ए फादर ऑफ 3, 3 इज ए फादर ऑफ 1 नहीं होता है, इसका मतलब क्या हो गया? ये सिमेट्री भी नहीं है। अब हम लोग ट्रांजिटिव के बारे में बात करते हैं। मान लेते हैं 1 इज ए फादर ऑफ 3, 3 इज ए फादर ऑफ 6, तो 1 इज ए फादर ऑफ 6 होगा क्या? ऑफ कोर्स नॉट। ये इसका क्या हो जाएगा? ग्रैंडफादर हो जाएगा। तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। ओके, अब देखते हैं बिट डी। बिट डी हमको क्या बोला है? इज स्पाउस ऑफ, है ना, इज स्पाउस ऑफ ऑन ऑल ह्यूमन बीइंग्स। ओके, तो कोई अपना तो स्पाउस नहीं हो सकता, ये वाला हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। अब देखते हैं सिमेट्री है कि नहीं, सिमेट्री है कि नहीं। मान लेते हैं 1 इज स्पाउस ऑफ 3, 1 इज स्पाउस ऑफ 3, क्या 3 इज स्पाउस ऑफ 1 होगा? ऑफ कोर्स होगा, पति पत्नी होता है ना। तो 1 इज ए स्पाउस ऑफ 3, तो 3 इज स्पाउस ऑफ 1 हो जाएगा। अभी तीसरा देखते हैं कि 1 इज स्पाउस ऑफ 3,
3 is a spouse of 6, तो 1 is a spouse of 6 हो सकता है क्या? Of course नहीं हो पाएगा। So this is your क्या? ट्रांजिटिव नहीं हुआ। अब हम लोग बात करते हैं अगला बिट के लिए। अगला बिट हमको क्या बोला है? Is a set of, is subset of, subset of बोला है, is subset of on set of all sets। अभी हम लोग बात करते हैं जो ये जो दिया है हमारा, ये सब हमारा सेट से। अभी 1 2 3 नंबर्स जो लिखा हूं मैं, ये अब ह्यूमन बीइंग्स नहीं है, ये सब हो गया हमारा क्या? एक एक सेट। 1 is a set, 2 is a set, 3 is a set, 4 is a set, ये सब हो गया। अब बोल रहा है कि रिलेशन क्या निकालो? इज सबसेट ऑफ, इज सबसेट ऑफ। तो हम लोग को क्लास 11 का ये में जाना पड़ेगा कि इज सबसेट ऑफ हम कैसे निकालते हैं। ये सबसेट का डेफिनेशन में बोल देता हूं कि अगर ईच एलिमेंट ऑफ ए सेट इज प्रेजेंट इन अनदर सेट, देन फर्स्ट सेट इज सबसेट ऑफ सेकंड सेट। इसमें हम लोग और एक बोलते हैं क्या? एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट अपना सबसेट होता है, और नॉल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये हम लोग सब पढ़े हैं सबसेट के बारे में। तो मैं बोलता हूं कि 1 कनेक्टेड टू 1 हो सकता है कि नहीं? 1 कनेक्टेड टू 1 हो सकता है कि नहीं? अगर 1 इज ए सबसेट ऑफ 1 होगा तो हो जाएगा। अगर 1 इज ए सबसेट ऑफ 1 होगा तो हो जाएगा। 2 इज ए सबसेट ऑफ 2 होगा तो हो जाएगा। 3 इज ए सबसेट ऑफ 3 होगा तो हो जाएगा। हम पढ़े थोड़ा देर पहले मैं बताया कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इसका मतलब ये सब हो सकता है। तो ये सबसेट हो गया, है ना? और क्या बोला है कि सिमेट्री, सिमेट्री बोलता है कि अगर 1 3 का सबसेट है तो 3 1 का सबसेट है क्या? कोई गारंटेड नहीं है। 1 3 का सबसेट है, अगर 3 में ज्यादा एलिमेंट होगा तो 3 1 का सबसेट होगा नहीं, सुपरसेट हो जाएगा। गारंटी नहीं है कि वो आ जाएगा। तो ये नहीं है। कौन सा चीज नहीं है? सब क्या? सिमेट्रिक नहीं है। अब ट्रांजिटिव के बारे में बात करते हैं। 1 इज कनेक्टेड टू 3 मान लेते हैं। 1 3 के साथ कनेक्टेड है, फिर 3 कनेक्टेड है हमारा इसके साथ, 6 के साथ कनेक्टेड है। 3 कनेक्टेड टू 6, इसका मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि 1 इज ए सबसेट ऑफ 3, और साथ में 3 इज ए सबसेट ऑफ 6। तो 1 3 का सबसेट है, मतलब 1 का सारे एलिमेंट 3 में है। 3 इज ए सबसेट ऑफ 6, मतलब 3 का सारे एलिमेंट 6 में है। तो 1 का सारे एलिमेंट 6 में होगा ना, ये तो 100% बात है। तो ये हमारा ट्रांजिटिव भी हो गया। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हुआ, सिमेट्री नहीं हुआ, ट्रांजिटिव हो गया। So this is what we have to check for this type of question. All of you got it? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री, ट्रांजिटिव हम ऐसे चेक करते हैं, मन ही मन डिसाइड करते हैं कि होता है कि नहीं, ये ऐसे होगा तो होगा कि नहीं, इस टाइप का चीज हम लोग देखेंगे। ओके, सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट योर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री, ट्रांजिटिव इस टाइप का क्वेश्चन में। लेकिन हमारा एग्जाम में जो आता है पूरा क्वेश्चन एक तो आता है लॉन्ग क्वेश्चन की रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री, ट्रांजिटिव है कि नहीं, तो उस क्वेश्चन को कैसे करते हैं ध्यान से देखना अभी, है ना। उसका ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। चलो पहला क्वेश्चन देखो क्या बताया है। क्वेश्चन बोला है कि प्रूव दैट द रिलेशन R on Z, है ना, प्रूव दैट द रिलेशन R on Z defined by xy belongs to R, defined by xy belongs to R implies x, हमारा यहाँ पे क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस का सिंबल दे दिया, x कॉन्ग्रुएंट y, ब्रैकेट में दिया है mod 6 is an equivalence relation on Z, मतलब ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है बोल के प्रूव करो, ये हमको सवाल में दिया है। सवाल में दिया है कि प्रूव करो कि इक्विवेलेंस रिलेशन है।
इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो कौन सा चीज? x कॉन्ग्रुएंट y ब्रैकेट में mod 6 बोला है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है बोल के प्रूव करो। किसका ऊपर? ऑन z, मतलब ऑन सेट ऑफ इंटेंस। हो गया? तो पहले इस चीज का मतलब समझ जाओ, लिख लो सबको इस चीज का मतलब, उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है? x कॉन्ग्रुएंस y mod n, इसका मतलब होता है x माइनस y इज डिविजिबल बाय n। इसको मैं जनरलाइज कर दिया, x कॉन्ग्रुएंस y mod n, इसका मतलब है कि x माइनस y इज डिविजिबल बाय n। लेकिन हमको जो सवाल में दिया है हम उस हिसाब से चलेंगे। सवाल में हमको बोला है कि x कॉन्ग्रुएंट y mod 6, मतलब हम क्या करेंगे? x माइनस y इज डिविजिबल बाय 6 लेके करेंगे। क्या लेंगे? x कॉन्ग्रुएंट y mod 6 दिया है, इंप्लाइज। मैं इसका सॉल्यूशन अभी कर रहा हूं, है ना? तो ये सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं अभी। दिया क्या? x कॉन्ग्रुएंट y mod 6, तो इसका मतलब हो गया क्या? इंप्लाइज x माइनस y इज डिविजिबल बाय 6। तो इस चीज को वो थोड़ा मैथमेटिकल लैंग्वेज में बन करके दे दिया है, नोटेशन में दे दिया है। मतलब हमको एक्चुअली में यही चीज प्रूव करना है, x माइनस y इज डिविजिबल बाय 6, ये रिलेशन इक्विवेलेंस से हमको प्रूव करना है। इक्विवेलेंस से हमको प्रूव करना है, इसका मतलब हमको प्रूव करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, हमको प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक है, और हमको ये प्रूव करना है कि ये ट्रांजिटिव है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री, ट्रांजिटिव सब है, तो ये इक्विवेलेंस है। इतना हमको प्रूव करना है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं कैसे प्रूव करेंगे। हेडिंग हम रख लेते हैं, ये सारे क्वेश्चन के लिए सेम मेथड हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्सिव प्रूव करने का। रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे? हमको प्रूव क्या करना पड़ेगा? टू प्रूव दैट AA बिलोंग्स टू R, या फिर हम यहाँ पे x लिखे हैं तो x लिख लेते हैं। x बिलोंग्स टू R और all x बिलोंग्स टू क्या दिया है? Z। ये हमको प्रूव करना है, x बिलोंग्स टू R। अब बात करोगे कि तो ये x है क्या? यहाँ पे z है, यहाँ पे z है, ऑन z बोला है तो यहाँ से यहाँ पे। तो व्हाट इज x? x क्या है? x इसके अंदर में जितना सारा एलिमेंट है, जैसे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ये सारी चीज हमारा x में चले गया। तो हमको प्रूव करना है कि x बिलोंग्स टू R। हमको ये कंडीशन दिया है कि xy बिलोंग्स टू R, xy बिलोंग्स टू R तब होगा, xy बिलोंग्स टू R तब होगा अगर x माइनस y डिविजिबल बाय 6 होगा। अगर x माइनस y डिविजिबल बाय 6 होगा तो जाके x बिलोंग्स टू R होगा, सॉरी xy बिलोंग्स टू R होगा। तो अगर मैं y का जगह में x रख लूं, if y is equal to x, then x minus x, मतलब हर क्वेश्चन में वही करना है। रिफ्लेक्सिव के लिए y के जगह में x रख लेना है। उसके बाद देखो क्या दिया है, जैसे यहाँ पे x minus y दिया है, will be equal, sorry, x minus y is equal to x minus x।
अगर y में x ले लिया तो x माइनस वाई जो है वो हो जाएगा x माइनस एक्स, और x माइनस एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। अब हमको पता करना है कि जो 0 निकला क्या ये डिविजिबल बाय 6 है या नहीं। अगर है तो मतलब xx बिलोंग्स टू r हो जाएगा, और 0 तो हर किसी के साथ डिविजिबल है, तो हम लिख सकते हैं which is divisible by 6, therefore which is divisible by 6, therefore xx belongs to R, hence reflexive। मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गया क्योंकि x बिलोंग्स टू r हो गया। कैसे पता किया कि xx बिलोंग्स टू r? क्योंकि ये बोल रहा है कि xy बिलोंग्स टू r तब होगा अगर x माइनस वाई डिवाइडेड बाय 6 होगा। तो x और ये y के जगह में है तो xy, तो xy होने से x माइनस वाई मतलब x माइनस x अगर 6 से डिविजिबल हो जाएगा तो ये बिलोंग्स टू हो जाएगा, बिलोंग्स टू होने से हमारा हो गया। ठीक है, चलो रिफ्लेक्सिव ऐसा प्रूव करते हैं। हर क्वेश्चन का रिफ्लेक्सिव प्रूव करने का तरीका वही होगा। अब हम देखते हैं कि सिमेट्री हम कैसे प्रूव करेंगे। सिमेट्रिक, एक रिलेशन सिमेट्रिक है कि नहीं वो हम कैसे प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे क्या प्रूव करना है, इफ xy belongs to R implies yx belongs to R। ये चीज हमको प्रूव करना है, सिमेट्री में हमको ये चीज प्रूव करना है। अगर xy बिलोंग्स टू r है तो yx भी बिलोंग्स टू r होगा, इतना हमको प्रूव करना है। अब जब भी मैं ये मान लूंगा कि xy बिलोंग्स टू r, अगर मैं ये मान लूंगा कि xy बिलोंग्स टू r, इसका मतलब मैं ये मान रहा हूं कि x माइनस वाई जो 6 से डिविजिबल है, क्योंकि सवाल में बोला है कि xy बिलोंग टू r तब होगा अगर x माइनस वाई डिवाइडेड बाय 6 होगा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंस का मतलब वही हो गया। तो हम क्या करते हैं, if x माइनस वाई if xy बिलोंग्स टू r, तो मैं मान चुका हूं, तो मैं ये मान रहा हूं कि x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय 6, सो x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय 6। ओके, x माइनस वाई डिवाइडेड बाय 6 हमको ये प्रूव करना है। ये वाला पार्ट जो देख रहे हो, ये वाला पार्ट हमको प्रूव करना है। अब ये वाला पार्ट प्रूव कैसे होगा, जब मैं xy बिलोंग्स टू r लिखा तो मैं ये मान के चला कि x माइनस वाई डिवाइडेड बाय 6, तो फिर yx बिलोंग्स टू r कब लिखूंगा, जब मेरा ये प्रूव हो जाएगा कि y माइनस x डिवाइडेड बाय 6। तो देखते हैं कि y माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 6 हो रहा है कि नहीं। तो x माइनस वाई डिवाइडेड बाय 6, इसका मतलब हो गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 6k। 6 से डिविजिबल है तो 6 इंटू एक इंटीजर हो गया, k बिलोंग्स टू z। 6 से डिविजिबल है मतलब 6 इंटू 1 या 6 इंटू 2 या 6 इंटू 3 या फिर 6 इंटू 5 या फिर 6 इंटू माइनस 5, ऐसे कुछ होगा। तो 6 इंटू इंटीजर डिविजिबल है। तो चलो x माइनस वाई इक्वल टू 6k, मेरे को प्रूव करना है yx बिलोंग्स टू r। मतलब मेरा दिमाग में ये घूमना चाहिए कि भाई कहां से मैं लेके आऊं y माइनस एक्स डिविजिबल बाय 6। ये y माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 6 में कहां से लाऊं? अगर मैं ला सकता हूं तो हमारा प्रूफ खत्म। तो मतलब हमारा दिमाग में अभी ये घूमेगा कि कहां से मैं y माइनस एक्स लेके आऊं। तो यहीं से ही लाते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, इंप्लाइज माइनस कॉमन ले लोगे तो y माइनस एक्स हो गया इज इक्वल टू 6k, या फिर y माइनस 6x का वैल्यू जो है ना वो माइनस 6k हो गया। अब माइनस 6 में तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि 6 के साथ फिर से एक इंटीजर आ गया। k अगर इंटीजर है
तो माइनस के भी तो इंटेजर ही रहेगा ना। अगर k इंटेजर है तो माइनस के इंटेजर होगा। जैसे k अगर 5 हुआ तो माइनस के हो जाएगा -5, k अगर -10 हुआ तो माइनस के हो जाएगा 10। सो ये हो गया 6 इंटू इंटेजर, मतलब डिविजिबल हो गया, व्हिच इज डिविजिबल बाय 6। सो yx बिलोंग्स टू r। क्योंकि ये 6 से डिविजिबल हो गया तो yx बिलोंग्स टू r हो गया, तो ये सिमेट्रिक हो गया। तो रिलेशन इज सिमेट्रिक हो गया ना। सो द रिलेशन इज सिमेट्रिक लिखेंगे हम लोग। सो रिलेशन इज सिमेट्रिक। तो बात हो गया क्या, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, ये सिमेट्रिक भी हो गया। अब ट्रांजिटिव देखते हैं, और ट्रांजिटिव प्रूफ करने का तरीका भी सीख लो, कैसे प्रूफ करते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में हमको पहले से गिवन होता है, इफ xy बिलोंग्स टू r, yz बिलोंग्स टू r। ये दोनों दिया होता है हमको, और हमको प्रूफ करना पड़ता है क्या, xz बिलोंग्स टू r। ये हमको दिया होता है, ये दोनों गिवन है, वो हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम लिखते कैसे, यहाँ पे भी लिखना थोड़ा ये हो जाएगा, लेट लिखता हूं इसको। लेट xy बिलोंग्स टू r, ये हमको दिया है, और ये वाला पार्ट हमको जो प्रूफ करना था, ये वाला पार्ट हमको प्रूफ करना था, जो लास्ट में हम प्रूफ कर लिए। लेट xy बिलोंग्स टू r, तो हम प्रूफ कर लिए कि yx बिलोंग्स टू r। तो हमारा हो गया क्या, सिमेट्रिक। अब यहाँ पे हमको क्या दिया होगा, ये दो चीज दिया होगा। क्या दिया होगा हमको, xy बिलोंग्स टू r, yz बिलोंग्स टू r। लेट हम ले लिए xy बिलोंग्स टू r, yz बिलोंग्स टू r, और हमको एट द एंड क्या प्रूफ करना है, zx बिलोंग्स टू r, नहीं xz बिलोंग्स टू r। तो देखते हैं कैसे प्रूफ होगा। अब क्योंकि मैं xy बिलोंग्स टू r मान लिया हूं, इसका मतलब मैं ये मान लिया कि x माइनस y इज डिविजिबल बाय 6, और yz बिलोंग्स टू r लिखा हूं, तो y माइनस z इज डिविजिबल बाय 6। तो मैं लिख लूंगा, सो x माइनस y इज इक्वल टू 6k, k बिलोंग्स टू z, y माइनस z इज इक्वल टू 6l, l बिलोंग्स टू z। तो x माइनस y हो गया, y माइनस z हो गया। अब हमारे पास बच गया एक और चीज जो हमको प्रूफ करना है। प्रूफ करना है क्या, xz बिलोंग्स टू r। अब बात हो गया कि xz बिलोंग्स टू r कब होगा, xz बिलोंग्स टू r कब होगा, जब हम ये प्रूफ कर लेंगे कि x माइनस z इज डिविजिबल बाय 6। मतलब हमारा दिमाग में अभी ये घूमना चाहिए कि x माइनस z में कहां से लाऊं। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों को ऐड कर देते हैं। तो y के साथ y कट गया, तो बच गया क्या, x माइनस z इक्वल हो गया क्या, 6k प्लस 6l। तो x माइनस z इज इक्वल टू 6 इंटू k प्लस l। क्योंकि k भी इंटेजर है और l भी इंटेजर है, तो k और l दोनों को ऐड करोगे तो भी इंटेजर ही हमको मिलेगा। तो 6 इंटू इंटेजर हो गया, क्योंकि 6 इंटू इंटेजर हो गया, therefore x माइनस z इज डिविजिबल बाय 6। implies xz belongs to r। जो हमको प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया। तो हम अभी प्रूफ कर लिए कि xy belongs to r, और सॉरी ये रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्री हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, therefore it is transitive। So
इट इज ट्रांजिटिव। तो हम प्रूव कर लिए कि रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव हो गया, रिलेशन सिमेट्रिक हो गया और रिलेशन ट्रांजिटिव हो गया। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव सारे हो गया तो इक्विवेलेंस हो गया। तो लिखेंगे फाइनली आज इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। सो इक्विवेलेंस, क्योंकि रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया तो इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। क्या सभी को समझ में आ गया? तो हमेशा रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे, इफ y इज इक्वल टू x, उसके बाद जो भी कंडीशन दिया होगा उसको अप्लाई करेंगे मैथमेटिकल, y के जगह में x डाल देंगे, फिर देखेंगे हमारा काम बनना है कि नहीं। सिमेट्री के लिए हम क्या करेंगे, लेट x y बिलोंग्स टू r लेंगे और उसके बाद हमको y x बिलोंग्स टू r प्रूव करना है। और ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करेंगे, लेट x y बिलोंग्स टू r, y z बिलोंग्स टू r, तो फिर x z बिलोंग्स टू r लेकर प्रूव करेंगे। ठीक है, चलो अगला सवाल करते हैं। इसमें काफी आइडिया क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल जो है ना उसमें जल्दी जल्दी समझ सकते हो। क्या हो गया, बोला क्या क्वेश्चन बोला है कि प्रूव दैट द रिलेशन r on z, क्या बोला है, प्रूव दैट द रिलेशन r on z of all integer numbers defined by xy belongs to r। वो पिछला क्वेश्चन एक क्वेश्चन में फर्क क्या है थोड़ा देख लो। xy belongs to r implies x minus y का mod is divided by 5, उसमें x minus y divided by 6 था, इसमें x minus y का mod is divided by 5, बस यही फर्क है वो दोनों में। देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनेगा फिर, है ना, फटाफट करते हैं। अभी वो समझ में आ गया वो चीज, तो अभी हम लोग इसको आराम से कर सकते हैं जल्दी जल्दी। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव में हम क्या करेंगे, लेट y is equal to x, therefore x minus y का mod is equal to, y का वैल्यू तो हम x लिए है ना, तो पुट कर देते हैं, तो x minus x का mod is equal to 0, तो 0 तो डिविजिबल बाय 5 है ही, सभी से डिविजिबल होता है 0, तो लिख देंगे which is divisible by 5, which is divisible by 5 हो गया। तो ये बन गया हमारा रिफ्लेक्सिव। Therefore x belongs to R, so it is reflexive। क्लियर? अब हम देखते हैं कि ये सिमेट्री कैसे होता है। रिफ्लेक्सिव खत्म, सिमेट्री देखते हैं। सिमेट्री, सिमेट्रिक हम कैसे देखेंगे, इसमें पहले लेट लेते हैं, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ये हम स्टार्ट करते हैं, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। तो हमको प्रूफ क्या करना है, वाई एक्स बिलोंग्स टू आर। और अगर मैं एक्स वाई बिलोंग्स टू आर लिया हूं, मतलब ये मैं ये मान के चल रहा हूं कि एक्स माइनस वाई जो है डिविजिबल बाय 5 है, तो एक्स माइनस वाई का मॉड इज divisible by 5 is divisible by 5। तो हमको प्रूफ क्या करना है, yx belongs to r, मतलब y minus x divided by 5। तो x minus y divisible by 5 है, तो x minus y का मॉड जो है वो हो जाएगा 5k, k belongs to z। और जैसे हम सब पढ़े हैं पहले से कि x minus y का मॉड, सॉरी मॉड अगर हटाएंगे तो दूसरा तरफ क्या हो जाता है, प्लस माइनस चले जाता है, प्लस माइनस। और अगर मैं इसमें से y माइनस s कर दूं तो माइनस मल्टीप्लाई किया तो वहां पे माइनस प्लस हो गया 5k।
हमको चाहिए इसका मॉड, तो दोनों तरफ मॉड ले लेते हैं, तो y माइनस एस का मॉड और यहाँ पे क्या होगा 5k ही हो जाएगा। यहाँ पे k बिलोंग टू z ना लिख के मैं काम करता हूँ k बिलोंग्स टू होल नंबर लिखता हूँ। क्यों बताओ? क्योंकि ये मॉड है तो नेगेटिव आएगा नहीं, तो हम होल नंबर ही लिखते हैं। तो यहाँ पे k बिलोंग्स टू होल नंबर आ ही गया। तो y माइनस एक्स जो है वो 5 से डिविजिबल हो गया। हम लिख सकते हैं व्हिच इज डिविजिबल बाय 5। Therefore yx belongs to R implies, or so it is symmetric. So it is symmetric. तो हम प्रूव कर लिए कि ये रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है। फाइनली हम ये प्रूव कर लेंगे ये ट्रांजिटिव है, तो इक्विवेलेंस से प्रूव कर लेंगे। चलो, तो ये ट्रांजिटिव पे प्रूव करते हैं। ट्रांजिटिव के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे ट्रांजिटिव। लेट xy belongs to R, yz belongs to R। तो ये दोनों हम लेट लिए हैं और हमको प्रूव क्या करना है कि xz belongs to R, xz belongs to R, ये हमको प्रूव करना है। ओके, तो जैसे हम शुरू किए थे इसका पिछला वाला क्वेश्चन, जस्ट लाइक दैट आई विल स्टार्ट x माइनस y का मॉड, पिछला वाला क्वेश्चन मतलब ये में सिमेट्री में, इज इक्वल टू 6k लिख लेंगे, k बिलोंग्स टू z हो गया। y माइनस z का मॉड जो है वो हमारा 6l हो गया, l बिलोंग्स टू z हो गया। या फिर z तो नहीं है, नेचुरल होल नंबर बोल रहा था मैं, होल नंबर ले लूंगा। अब हमारा दिमाग में आना चाहिए कि कब हम इसको ट्रांजिटिव लिखेंगे, जब xz बिलोंग्स टू r होगा। अब xz बिलोंग्स टू r कब होगा? जब x माइनस z का मॉड डिवाइड बाय 5 हो जाएगा। मतलब मेरा दिमाग में अभी x माइनस z तक कैसे पहुंचूं वो सोचना पड़ेगा। फिर काम करता हूं, इसको मॉड हटा देता हूं, तो ये x माइनस वाई हो जाएगा, इधर आ जाएगा प्लस माइनस, अच्छा ये 5 के था ना, सवाल में 5 दिया था ना, डिवाइड बाय 5, हाँ, तो ये 5 के और यहाँ पे भी 5 है, हो गया। तो x माइनस वाई हो गया प्लस माइनस 5 के, y माइनस z हो गया प्लस माइनस 5k, 5l। अब हमको x और z चाहिए तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो बन जाएगा क्या, x माइनस z इज इक्वल टू प्लस माइनस 5k प्लस माइनस 5l। तो इसमें से अगर प्लस माइनस में कॉमन ले लूं, 5 ब्रैकेट में k प्लस l हो गया। अब ये जो है ना ये डिविजिबल हो गया, किससे डिविजिबल हो गया, 5 से, क्योंकि 5 इंटू समथिंग है। चलो मेरे को मॉड चाहिए तो मॉड ही लिख देता हूं, x माइनस z का मॉड इज इक्वल टू 5 इंटू k प्लस l, व्हिच इज डिविजिबल बाय 5। तो ये बन गया हमारा, therefore xz belongs to R, hence it is transitive। तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन स्कूल का एग्जाम में बोर्ड में ही आता है एक क्वेश्चन। सो रिफ्लेक्सिव हुआ, सिमेट्रिक हुआ, ट्रांजिटिव हुआ, तो इक्विवेलेंस है। सो रिलेशन इज इक्विवेलेंस। क्लियर है?